हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर हमारा चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर है थर्ड। लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के मेथड देखे थे और उनकी जर्नल एंट्रीज बनाना हमने सीखा था। आज के लेक्चर के अंदर वैसे हमें करना ये चाहिए कि हमें जो हमने जर्नल एंट्री सीखी थी प्रीवियस लेक्चर में उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ओनली जनरल एंट्रीज नहीं बनानी होती है, उसके साथ साथ में रिडम्पशन के बाद में प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के बाद में एक नई बैलेंस शीट भी बनानी होती है। बट बैलेंस शीट तो अभी तक हमने सीखी नहीं है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उसका पूरा फॉर्मेट आपको समझाने वाला हूं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो बैलेंस शीट समझाने से पहले मैं आपको यह कहूंगा कि देखो, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट होना तो आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को समझना और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट सीख गए कंपनीज की तो इसके बहुत सारे फायदे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर और इनडायरेक्टली आपको मिलेंगे। क्योंकि कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ना आ गया, समझो फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज में कौन सी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में आप एज ए जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर उसकी बैलेंस शीट समझ में आ गई ना तो उसके आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर बिना किसी देरी के हम सीधा चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। देखो, कंपनीज की जो बैलेंस शीट है ना वो कैसे बनने, उसका फॉर्मेट हमें कहां मिलेगा भैया, उसका फॉर्मेट हमें कंपनीज एक्ट के अंदर मिलेगा, कंपनीज एक्ट 2013। मैं तसल्ली से और एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस लेक्चर में जल्दबाजी नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो ठंडे दिमाग से आराम से बैठ के तसल्ली से समझना तो सारी चीजें समझ में आएगी। तो कंपनीज एक्ट 2013 का बहुत सारे शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? टोटल 7 शेड्यूल है। उसमें एक शेड्यूल है शेड्यूल नंबर थर्ड। शेड्यूल नंबर थर्ड के दो पार्ट है, ठीक है। एक है पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड। अब ए आर बी भी है, पार्ट नंबर फर्स्ट या सेकंड भी बोल सकते हैं। पार्ट नंबर ए के अंदर आपको फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट का, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। और पार्ट नंबर जो बी है उसके अंदर आपको फॉर्मेट दे रखा है फॉर्मेट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो सर हम पीएनएल नहीं सीखेंगे क्या? बिल्कुल सीखेंगे। वैसे तो ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है ये हमारा एक चैप्टर आएगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, उसमें हम सीखते हैं, ये चैप्टर में हम सीखेंगे ऑफ कंपनीज, ठीक है। बट इस चैप्टर के लिए बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज आपको बैलेंस शीट करवा देता हूं, ठीक है। ओके, यहां से भी क्वेश्चन बनता है भाई, फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का वो हमें कहां देखने को मिलता है, तो वो शेड्यूल नंबर थर्ड के पार्ट नंबर ए यानी फर्स्ट के अंदर देखने को मिलता है। आइए, बहुत इजी फॉर्मेट है। देखो, वैसे हम ये वाली बैलेंस शीट बना देते बहुत टाइम में। कौन सी वाली बैलेंस शीट? देखो बेटा, ये वाली समझना। मैं कई बार बेटा बोल देता हूँ एज ए स्टूडेंट्स को, लेकिन मेरे लेक्चर कई बार बहुत सारे और भी लोग देखते हैं, तो सॉरी ठीक है उनको, क्योंकि उनके कमेंट आते हैं कि सर हमें तो बेटा मत बोलो। ओके, तो हम ये बैलेंस शीट बनाते थे। ये वाली बैलेंस शीट देखो, ये वाली आपने बहुत देखी होगी, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने देखी होगी, हाँ जो कंपनीज एक्ट ही पढ़ रहे हैं उन्होंने नहीं देखी होगी। पार्टनरशिप में देखी होगी बिल्कुल, क्लास 12 के अंदर जो पार्टनरशिप करते हैं या फिर सोल प्रोपराइटरशिप के जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो हम ये वाली बैलेंस शीट देखते हैं। और यहाँ पर हमारी आ जाती है लायबिलिटीज, ठीक है, और यहाँ पर आ जाती है एसेट्स। तो ये वाली बैलेंस शीट कंपनीज में नहीं बनाई जाती है, ये बैलेंस शीट बनाते हैं हम पार्टनरशिप के अंदर, सोल प्रोपराइटरशिप के अंदर। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, टाइप्स होते हैं ना बिजनेसेस के, तो उनमें बनाते हैं। कंपनीज में ये वाली बैलेंस शीट नहीं बनती है। तो कंपनीज वालों ने क्या किया, भैया हम ये तो नहीं बनाने वाले, ये हटाओ यहाँ से, हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ से एसेट को उखाड़ा और नीचे यहाँ लगा दिया कि यहाँ तक लायबिलिटी है, ठीक है, ये लायबिलिटी की टोटल हो गई। अब इसके नीचे ही हम क्या कर देंगे, एसेट। समझ में आया आपको? तो कुछ नया नहीं किया, बस ये कर दिया भाई, ये लायबिलिटी आपके ऊपर, यहाँ हम एसेट कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी टोटल आ गई लायबिलिटी की और यहाँ टोटल आ जाएगी एसेट की, यहाँ कुछ नहीं रखेंगे। तो कंपनीज ने ऐसा कर लिया, इसीलिए कंपनी का जो अभी मैं फॉर्मेट बनाऊंगा ना उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा एसेट साइड और एक पार्ट होगा लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो समझना अच्छे से, बिल्कुल। दो कॉलम होते हैं, वैसे 3 कॉलम होते हैं। उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 2 साल का डेटा दे रखा होता है, जैसे 2025 और 24 का, है ना।
बट हम यहाँ पर एक ही बनाएंगे क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें एक ही कॉलम होगा, करंट ईयर का ही डेटा दे रखा होता है, प्रीवियस ईयर का होता ही नहीं है, पिछले साल का। ओके जी, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पर देखो आप, इसके ऊपर लिखना आप बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी का नाम, अभी मैं ओनली बैलेंस शीट लिख रहा हूँ। ये जो कॉलम है ना, ये पर्टिकुलर का होता है, लायबिलिटीज एसेट वगैरह सब नीचे आते हैं, है ना। और ये हो गया आपका नोट नंबर, बहुत सारे नोट भी बनते हैं इसके अंदर, और ये आ गया आपका रुपीज या अमाउंट। ओके, अब होता क्या है, देखो इस पूरी बैलेंस शीट को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा यहाँ लायबिलिटी का, एक पार्ट होगा एसेट का। तो जो लायबिलिटी वाला पार्ट है ना, अब इसमें क्या हेड और सब हेड बनेंगे, बहुत सारे हेड बनेगा, मेजर हेड, फिर सब हेड। मेजर हेड दो होते हैं टोटल बैलेंस शीट के अंदर। ये हो गया फर्स्ट, जिसको बोलते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहां पर इक्विटी वर्ड जो है ना, वो इंटरनल लायबिलिटी को शो करता है, और लायबिलिटीज वर्ड जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को शो करता है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे को जितना चाहूंगा मैं ये कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को समझें। तो बैलेंस शीट एक कॉमर्स स्टूडेंट को अच्छे से आना बहुत जरूरी होता है। तो ये इक्विटी एंड लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी साइड हो गई, और सेकंड नंबर होता है आपका यहाँ पर एसेट्स। ये हो गई एसेट साइड। तो यहां तक आपकी टोटल हो जाएगी लायबिलिटी की, उसके नीचे एसेट्स लिखेंगे। तो मेजर हेड कितने हैं? दो, एक है इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक है एसेट, यानी कि लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। अब जो ये इक्विटी एंड लायबिलिटी है ना, पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से। अब ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है ना, इसके अंदर टोटल 4 हेड है। कितने हेड है? 4, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। एसेट को मैं अभी हटा दूंगा, बाद में नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो टोटल 4 मेन हेड होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखो, समझना। फर्स्ट होता है हमारा इसके अंदर शेयर होल्डर फंड। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए कौन सा होता है। शेयर होल्डर फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड फर्स्ट होता है। और सेकंड नंबर होता है आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। पहले मैं हेड के नाम लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, थर्ड नंबर हमारा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। और फोर्थ नंबर होता है हमारा करंट लायबिलिटीज। क्या होता है? करंट लायबिलिटीज। ओके, तो हमारा जो लायबिलिटी साइड है उसमें हेड कितने हैं टोटल? मेजर हेड ये हो गया, और उसके अंदर हेड कितने हैं? 4 हेड है। क्या क्या है? शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एनसीएल और सीएल। सीएल मतलब करंट लायबिलिटी, एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये क्या है? शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया। इसको हम इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं कि ऑनर का पैसा, मेंबर का पैसा है, शेयर इशू करके जो पैसा आया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, वो यहां आ जाएगा शेयर होल्डर का पैसा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, सर ये क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो हम शेयर्स इशू करते हैं ना, तो उसके प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आती है, फिर हम अलॉटमेंट मनी मंगाते हैं, ठीक है, फिर शेयर देते हैं, फिर कॉल्स मंगाते हैं। अभी तक केवल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। क्या हुआ है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा आ गया है लेकिन अलॉटमेंट का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो इसको हम यहां शेयर होल्डर फंड में नहीं डाल सकते, इसलिए इसको यहां अलग से लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ऐसा करो ना, अलॉटमेंट का पैसा आना दो, कॉल्स का पैसा आने दो, है ना, तो फिर शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखा दो। यहां क्यों दिखा रहे हो? देखो भाई, बीच में आ गई 31 मार्च और 31 मार्च आ गई तो बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी। तो 31 मार्च के दिन ये हुआ कि एप्लीकेशन मनी आई हुई है और अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा अभी तक नहीं आया, इसलिए उस चीज को हम यहां लिखेंगे। तो ये हर बार नहीं होता है, जब शेयर इशू करते हैं और ऐसी सिचुएशन आती है तभी ये लिखा जाता है। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा पैसा जो हमने उधार लिया है, या हमारी ऐसी लायबिलिटी जिसको हमको पे करना है लेकिन वो पेमेंट साल भर के अंदर अंदर नहीं करना है, 12 महीने से लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, जैसे 1 साल से ऊपर 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर अंदर पैसा देना है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी हो गई।
और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसका पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ या विद इन 1 ईयर करना है, वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना, ये और ये दोनों इंटरनल लायबिलिटी होती है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, ये वैसे लिखना नहीं है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। और ये दोनों जो होती है ना, ये नॉन करंट और करंट, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये आपके नॉलेज के लिए बताता हूं, ये शेयर होल्डर का पैसा है, ये और लोगों का पैसा है जो हमें देना है। ओके, अब शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 मेन आते हैं, ए बी सी में, मतलब ये सब हेड हो गए इसके अंदर। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इक्विटी और प्रेफरेंस में भी कौन सी, पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, बी नंबर में आता है रिजर्व्स एंड कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल, क्या रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल, है ना, कैपिटल रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ आते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सब यहाँ आते हैं। तो सर क्या उनका नाम आता है यहाँ, नहीं, इनके लिए नोट बनते हैं। जैसे शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 बन गया, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 बन गया। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर एक फॉर्मेट बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, उसकी टोटल यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ ऐसे कैसे रिजर्व कौन कौन से हैं उसका एक नोट बनेगा, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो वर्किंग नोट। उसके अंदर होगा भाई जनरल रिजर्व इतना है, पीएनएल इतना है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इतना है, कैपिटल रिजर्व इतना है, और उन सबकी टोटल करी और वो टोटल यहाँ आएगी। समझ में आया, यहाँ नहीं आएगा, टोटल होके आएगा यहाँ। तो ओके, नेक्स्ट जो सी पॉइंट आपका होता है ना, वो होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मतलब शेयर इशू करेंगे फ्यूचर में, है ना, बट हमने कुछ लोगों को उस वारंट एक इशू कर दिया है और उनको गारंटी दे दी है कि भैया जब भी फ्यूचर में शेयर इशू करेंगे ना तुमको देंगे, और उसके बदले में हमने कुछ पैसा ले लिया है, तो फ्यूचर में ये शेयर होल्डर बनेंगे, तो वो पैसा यहां आता है। इसमें अधिकतर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं लिखना होता है, ओनली ये इतना सा एक हेडिंग डाल के रखनी होती है। तो ये हो गया शेयर होल्डर फंड। तो हम क्या समझे, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट दो मेजर हेड है। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 हेड है, कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 हेड हो गए। अब इनके अंदर सब हेड है। तो फर्स्ट जो हमारा शेयर होल्डर फंड है उसके अंदर 3 सब हेड है, कौन कौन से, उसके अंदर है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड नंबर जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई भी सब हेड नहीं है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी इन दोनों में ही 4 सब हेड है। कितने, 4 ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। अब इसका ये देखना क्या है, इसका एक है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। बोरोविंग का मतलब होता है उधारी, मतलब आपने लोन वगैरह ले रखा है, लेकिन कैसा ले रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। जैसे कोई बिजनेस लोन लिया है और 10 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए लिया है, जैसे डिवेंचर इशू करते हैं वो यहां आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर, क्योंकि डिवेंचर भी डेप्ट होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो सर यहां क्या आएगा करंट में, यहां आएंगे शॉर्ट टर्म बोरोविंग। अब शॉर्ट टर्म बोरोविंग का मतलब क्या हो गया, भाई लोन तो लिया है हमने बैंक से या किसी और से, लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर उसका हम रीपेमेंट कर देंगे, तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग। अब यहां बी नंबर और यहां बी नंबर क्या है, मैं साथ में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। देखो ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग। यहां आता है आपका बी नंबर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या लायबिलिटीज क्या होता है, देखो जब हम टैक्स पे करते हैं ना, इनकम टैक्स की बात चल रही है, डेफर्ड टैक्स जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड है। देखो इनकम टैक्स की जब कैलकुलेशन होती है ना, तो वहां पर 2 चीजें होती है। एक 2 तरह के प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगा करके, जो हमारे अकाउंटिंग रूल्स है वो लगा करके हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाते हैं और उससे हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है।
वो हो गया अकाउंटिंग प्रॉफिट। एक होता है प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट होता है, और अगर बाई चांस अकाउंटिंग प्रॉफिट में और इनकम टैक्स के हिसाब से जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, तो वहां पर कई बार टैक्स का भी डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि देखो प्रॉफिट फॉर एग्जांपल के लिए अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख और हमारा टैक्स जो एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 8 लाख। तो 8 लाख के हिसाब से टैक्स ज्यादा बन रहा है, 5 लाख के हिसाब से टैक्स कम बन रहा है। हमने जमा करा दिया 5 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा नहीं 8 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स बनेगा। तो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेशन इनकम दोनों में जब डिफरेंस आता है तो कई बार टैक्स लायबिलिटी या टैक्स एसेट्स जनरेट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और आगे जाके एसेट साइड में ये सेम आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगर और टैक्स पे करना है तो लायबिलिटी, और अगर टैक्स एडवांस में ज्यादा पे कर दिया तो एसेट। ओके, इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है। तो सर क्या यहां पर भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है शॉर्ट टर्म? नहीं, यहां हम लिखते हैं ट्रेड पेबल। करंट में बी नंबर क्या है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल तो आपने नाम सुना ही होगा, मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जैसे स्टॉक खरीदते हैं ना वो उधार, तो हम उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स है, और गुड्स यानी कि स्टॉक हम जब उधार परचेज करते हैं तो 12 महीने के अंदर पेमेंट करना होता है। और जो बिल्स पेबल होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो तो वैसे भी 2-3 महीने के ही होते हैं, तो 2-3 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना है जो भी उधारी है, तो वो ट्रेड पेबल हो गए आपके। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये लिखते तो नहीं है लेकिन मैं आपको याद के लिए लिख देता हूँ। यहाँ बैलेंस शीट में वैसे इसको लिखा नहीं जाता है, ओनली ट्रेड पेबल लिखा जाता है। ट्रेड पेबल का मतलब यही होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। थर्ड नंबर इसमें आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसके अंदर आता है अदर करंट लायबिलिटी। इसमें हम लिखते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मतलब इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अलावा अदर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहां आ जाएगी, और अदर कोई करंट लायबिलिटी हो गई या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई वो यहां आ जाएगी। ठीक है, इसमें डी नंबर होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर पीएफ या कोई प्रोविडेंट फंड के लिए प्रोविजन बना दिया। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजंस बनाते थे ना हम, रिजर्व्स यहां आते हैं लेकिन प्रोविजन यहां आएंगे। लॉन्ग टर्म वाले तो यहां, शॉर्ट टर्म है तो यहां, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब आपको थोड़ा इजी लगेगा। देखो ये लायबिलिटी साइड मैंने बहुत इजीली आपको कंप्लीट करवा दी, बस थोड़े से स्टेप याद रखना तो सही रहेगा। यहां आ जाएगी आपकी लायबिलिटी की टोटल। क्या स्टेप से बहुत इजी है, देखो आप ये एक बार मेरे साथ याद करके देख सकते हो, आपको याद हो जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी मेजर हेड है, उसके बाद 4 सब हेड है, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब जो फर्स्ट शेयर होल्डर फंड है उसमें 3 है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड नंबर जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, उसमें कोई नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 हेड है और करंट में भी 4 है। अब जो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में जो 4 है उसमें ए बी ऐसे करके बताता हूं। तो जो नॉन करंट लायबिलिटी है उसमें 4 कौन सा है? ए नंबर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बी नंबर है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सी नंबर है आपका अदर करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और डी नंबर है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी में क्या है? ए नंबर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बी नंबर है आपका ट्रेड पेएबल, सी नंबर है अदर करंट लायबिलिटी, और डी नंबर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इस तरीके से देखो याद हो गया, मुझे याद हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा इसको। ओके, अब आते हैं हम एसेट साइड में। सर एसेट साइड में कितने मेजर हेड होंगे? जैसे लायबिलिटी साइड में मेजर हेड कितने थे? 4, मतलब सब हेड कितने थे? 4। एसेट साइड खुद एक मेजर हेड हो गया, और इसके अंदर कितने हेड होंगे? लायबिलिटी में 4 थे, यहां कितने होंगे? ओनली 2 ही है, बहुत अच्छी बात है, यहां ओनली 2 ही होंगे। ये देखो, फर्स्ट है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और सेकंड नंबर है आपका करंट लायबिलिटी। बस लायबिलिटीज नहीं, नॉन करंट एसेट्स है ना, एसेट साइड है ना, सॉरी, नॉन करंट एसेट्स और
करंट एसेट्स। लायबिलिटी कहाँ से आएगी, लायबिलिटी तो खत्म कर दी हमने। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर कितने हेड है, इसके अंदर काफी हेड है, इसके अंदर टोटल 5 हेड है। अब 5 हेड कौन कौन से हैं, अब मैं 1 बाय 1 आपको लिखाता हूं। इसके अंदर जो 5 हेड है उनको मैं देता हूं ए बी ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर ए नंबर, फिर आएगा बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। अब 5 में फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है आपका फिक्स्ड एसेट। क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। बी नंबर कौन सा है, बी नंबर है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर बेचेंगे नहीं, कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नॉन करंट एसेट वो है जो लॉन्ग टर्म में कैश में कन्वर्ट होगी, जैसे बिल्डिंग हो गई, एक साथ थोड़ी बेचेंगे, धीरे धीरे उसको यूज करके पैसा आएगा, ऐसे कैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गए। डेफर्ड टैक्स एसेट, उधर था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इधर है डेफर्ड टैक्स एसेट। ये तब होती है जब अकाउंट टैक्सेशन इनकम ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू अकाउंटिंग इनकम। ओके, फिर 2 और बच गए, वो कौन से हैं, उसमें एक है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सर लोन लायबिलिटी साइड में आता ना, इधर क्या है, अरे लायबिलिटी में तब आता है जब लोन हमने लिया हो, यहां हम लोन दे रहे हैं, एडवांसेस मतलब किसी को लोन कंपनी ने दिया है, एसेट हो गई। और लास्ट में आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट। तो ये 5। लेकिन जो फर्स्ट वाला फिक्स एसेट्स है उसके अंदर 4 हेड हैं, बिल्कुल। फर्स्ट है पीपीई, जिसको हम टेंजिबल एसेट बोलते थे पहले, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी में आपकी लैंड हो गई, बिल्डिंग आ गई, प्लांट के अंदर आपकी मशीनरी आ गया, प्लांट आ गया, और इक्विपमेंट के अंदर जो भी टूल्स आ गए, तो पीपीई आता है। सेकंड नंबर इसके अंदर हम लिखते हैं अब इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया ऐसी एसेट जो इंटेंजिबल है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, ये सब इंटेंजिबल एसेट होती है। तो वो यहां आती है इस मतलब फिक्स एसेट्स के अंदर। नॉन करंट एसेट, उसके अंदर फिक्स एसेट्स जो फर्स्ट हेड है उसके अंदर पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो कि टेंजिबल एसेट, और सेकंड नंबर इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कैपिटल WIP बोल सकते हैं आप। मतलब जो प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अभी बिल्डिंग बन रही है, अभी प्लांट लग रहा है और क्लोजिंग डेट आ गई, तो उसको हम यहां लिखते हैं। एक बार बन जाएगा फिर ये यहां अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा पीपीई के अंदर। और सर 4th नंबर लास्ट और है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला अभी तक पूरी तरीके से एज अ इंटेंजिबल एसेट नहीं बना है, उसके ऊपर अभी प्रोसेस चल रहा है, तो यहां लिखेंगे, जब बन जाएगा तो यहां आ जाएगा। मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका पीपी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका इंटेंजिबल एसेट। ओके, तो ये हो गया आपका ए नंबर नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट्स, उसमें 4 थे। और फिर बी नंबर आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसमें अंदर सब हेड कोई नहीं है, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स में भी नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में भी नहीं है, अदर नॉन करंट एसेट भी नहीं है। अब आती है हमारी करंट एसेट्स। तो एसेट साइड को भी थोड़ा सा आप ध्यान से और अच्छे से करोगे तो ये भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छी है। ये आ जाएगी आपकी करंट एसेट। बैलेंस शीट पढ़ना आ गया तो समझो बहुत कुछ आ गया, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह सीख जाओगे। ठीक है,
अब करंट एसेट के अंदर 5 नहीं है, इसमें है टोटल 6, ए बी सी डी ई एफ। फर्स्ट है आपका करंट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको 1 साल के अंदर अंदर हम बेच देंगे, तो करंट इन्वेस्टमेंट। और आई से यहां आ जाएगा बी नंबर पे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक्स। सर स्टॉक मतलब, स्टॉक्स का मतलब हो गया आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक, क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, ये सब यहां आता है। फिर आ जाएगा यहां पर सी नंबर में ट्रेड रिसीवेबल। उधर ट्रेड पेबल था, इधर ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब डेटर और बीआर, डेप्टर्स और बीआर, ये आपको 12 महीने के अंदर अंदर ही पैसा दे देंगे, इसलिए हम इसको करंट एसेट्स में लिखते हैं। डी नंबर आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आपका जैसे कैश पड़ा है आपकी जेब में, बैंक में पैसा पड़ा है, चेक पड़ा है आपके पास किसी का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज पड़ी हैं, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, जिसको आप फटाफट से कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ई नंबर आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया नहीं, लोन दिया है, तो आपके लिए एसेट है। और एफ नंबर पे आ जाएगा अदर करंट एसेट्स। इसके अलावा कोई भी करंट एसेट होती है तो यहाँ आ जाएगी, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगे, ऐसे खर्चे जिसका पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया। ऐसी इनकम जो अर्न हो गई हो लेकिन अभी तक मिली नहीं, अक्रूड इनकम, वो यहाँ आ जाएगी। ओके, और यहां हो जाएगी फिर आपकी टोटल। मैं काफी टाइम से सोच रहा था बैलेंस शीट एक्सप्लेन कर दूं, आज चलो हमने पूरा बैलेंस शीट वाला टॉपिक कर लिया। यहां आ जाती है आपकी टोटल एसेट्स की साइड, और एसेट और लायबिलिटी साइड जब दोनों की टोटल सेम आती है तो समझो हमारी बैलेंस शीट एकदम सही है। तो कंपनीज के अंदर जितना भी हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करते हैं ना, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर ये वाली बैलेंस शीट ही बनती है। आगे फ्यूचर में जाके आप कमाई तो करोगे, जाके बिजनेस खोल के करोगे, कहीं जॉब भी करोगे, और जब आप कमाई करोगे ना तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का मन भी करेगा, मतलब आप कहीं पैसा लगाओगे भी तो ना, है ना, बचत भी करोगे, सेविंग्स पे आजकल म्यूचुअल फंड बहुत चलता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत चलता है। तो आप जब सामने वाली कंपनी में पैसा लगाओगे ना तो क्या देखोगे, उस कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे आप, उससे बहुत कुछ पता लगता है। तो आपको अगर आएगी तभी तो देख पाओगे, अदरवाइज कहां देख पाओगे। अपना खुद का बिजनेस भी करोगे तो आपको बैलेंस शीट तो आनी चाहिए ना। ओके, और इसके अलावा एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पीडीएफ है ना बैलेंस शीट का, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा इसका पीडीएफ। अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मुझसे लाइव और फुल डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। वहां फ्री कुछ भी नहीं है, फ्री जो है वो यूट्यूब पे है और टेलीग्राम पे, ऐप में कुछ भी फ्री नहीं है। वहां आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद वहां पर आपको सब कुछ मिल सकता है। तो ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको जो सही लगे आप कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसका। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, सपोर्ट करें, ताकि इस चैनल को हम एक अच्छे लेवल पर ले जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।